कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीवाईक्यूज की सीरीज में मेडिवल हिस्ट्री के कुछ मिसलेनियस पीवाईक्यूज। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हमारा पीवाईक्यू है 2022 का। तो क्वेश्चन कहता है, विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग हु ऑफ द फॉलोइंग वर नोन एज द कुल्हा दरान। कुल्हा दरान किसके लिए कहा गया है? तो वो कहा गया था आपके सईद के लिए। अब क्यों कहा गया था वो जानते हैं। जो सईद डायनेस्टी थी या जो सईद रूलर्स थे या सईद कमांडेंट्स थे, और वो लोग ना मुस्लिम्स को एक स्पेशल रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे। क्यों देखते थे? क्योंकि उनको लगता था कि हमारी कभी जो बेटी रही होगी फ़ातिमा, उनके आगे डिसेंडेंट्स है। तो उस वजह से जो है वो मुस्लिम्स को एक अलग तरीके से देखते थे। और साथ ही साथ में जो मुस्लिम रूलर थे तैमूर जो थे, उन्होंने क्या किया था, वो एक बारी सईद की जो ड्यूरिंग द इन्वेजन इन इंडिया, इंडियन इन्वेजन के टाइम पे जो सईद की जान बख्शी थी। इस वजह से भी जो है सईद जो थे वो मुस्लिम्स को बहुत अच्छे से देखते थे, बहुत रिस्पेक्ट वाली नज़र से देखते थे। तो क्या हो गया था, सईद ने क्या किया था, फिर एक पॉइंटेड कैप जिसे कुल्हा कहा जाता है वो उनके सिर रखी थी। मतलब एक ताज तरह से एक पॉइंटेड कैप उनको दी थी, जिस वजह से उन्हें कहाँ क्या जाना जाता है, कुल्हा दरान के नाम से जाना जाता है। और ये कब दी थी उन्होंने? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उनको दी थी, भेंट की थी। इस वजह से जो सईद को किस नाम से जाना जाता है? कुल्हा दरान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सईद जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, विद रेफरेंस टू द मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल इंडिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। और ये आपका पीवाईक्यू है 2021 का। हमें 4 दिए हैं, 4 ऑप्शंस दिए हैं, जिनमें से हमें क्या है, परगना, सरकार और सूबा, इनको क्या है असेंडिंग में अरेंज करना है। असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा, तो इनको हमने असेंडिंग में अरेंज करना है। तो अगर हम देखते हैं असेंडिंग में अरेंज करने के लिए, तो हमें इन तीनों का मतलब पता होना चाहिए। ये जो तीनों वर्ड्स थे ना, परगना, सरकार या सूबा, ये तीनों क्या थे, एक मुगल टाइम के वर्ड्स थे, मुगल इंडिया के टाइम के वर्ड्स थे। और इन्होंने क्या किया था, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप्स को डिवाइड कर दिया था। कैसे डिवाइड कर दिया था आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपके आते थे एम्परर, यहीं से देख लो। सबसे पहले आपके आते थे एम्परर, जो थे आपके हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। उसके अंडर में आते थे आपके काफ़ी ऑफिसर्स, जैसे आगे आपके मीर बख्शी। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मीर बख्शी क्या था, क्योंकि हमने लास्ट सीरीज़ में इसको काफ़ी बार डिस्कस किया है कि मीर बख्शी जो थे वो मुगल टाइम के एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी या एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थे। अब आप मुझे बताओ कि मीर बख्शी एग्जैक्ट किसको कहा जाता था। तो आगे चलते हैं। उनके अंडर में काफ़ी ऑफिसर्स आते थे, जैसे मीर बख्शी, दीवान, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो एम्पायर था ना, वो एम्पायर को उन्होंने आगे फर्दर डिवाइड किया था बहुत सारे सूबाज में, मतलब अलग अलग प्रोविंसेस टाइप में कह सकते हैं, उसमें उनको डिवाइड किया था सूबाज में। फिर सूबाज को फर्दर उन्होंने क्या किया था, जो कि कौन देखता था, सूबाज देखे जाते थे मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा, जिन्हें कहा जाता था चीफ शिकदार्स कहा जाता था। उसको आगे फर्दर डिवाइड किया था, सूबाज को फर्दर डिवाइड किया गया था सरकार में। मतलब सूबा को किस में डिवाइड कर दिया? बहुत सारी सरकार में। पहले एम्परर होते थे, जो आपके किंग होते थे हेड, उसके अंडर में आपके मतलब एक एम्पायर है, उसको आपने डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर उन डिफरेंट पार्ट्स को और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिनको कहा गया था सरकारास, यानी सूबास, देन सरकारास। और फिर सरकारा को उससे छोटी यूनिट में डिवाइड कर दिया था, जिन्हें कहा जाता था परगनास। तो अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आ गया आपका पूरा होल एम्पायर। उसके बाद आपको उन्होंने डिवाइड कर दिया सूबाज में, डिफरेंट सूबाज में। जैसे अगर अभी के कॉन्टेक्स्ट में लें हम, तो सेंटर, देन स्टेट, देन आपकी डिस्ट्रिक्ट्स और देन आपके ब्लॉक्स। उसी तरह से आपकी एम्पायर, देन सूबा, देन सरकारास एंड देन परगनास। तो अगर हम इसके असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो सबसे छोटा कौन हुआ? परगनास, फिर उससे ऊपर सरकारास, देन सूबास। तो अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, परगनास, सरकारास एंड सूबास इज द करेक्ट आंसर। So option number A is the correct answer of question number 2. Moving to the next one, question number 3, और ये आपका PYQ है 2021 का। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोलती है, हमें 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कि कौन कौन सी सही है, कौन सी सही है, कितनी सही नहीं, कौन सी सही है। तो फर्स्ट हमें बोलती है, इट वॉज ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़म प्रिंस।
जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट बोलती है कि इल्तुतमिश के टाइम पे चंगेज़ खान जो था वो इंडस वैली से इधर आ गया था, किसके लिए, ख्वारिज़म प्रिंस के लिए आ गए थे, मतलब उनको लेने या उन पे अटैक करने। वो एक्चुअली भाग गए थे, जो ये ख्वारिज़म प्रिंस थे ये भाग चुके थे, तो इनको मतलब उनको चंगेज़ खान को पता चला था कि वो इंडिया की तरफ भागे हैं, इसलिए वो उनको लेने आए थे, मतलब उनको पकड़ने आए थे। एक्चुअल में स्टोरी ये होती है कि चंगेज़ खान जो है वो वेस्टर्न बैंक ऑफ इंडिया के टाइम पे जलालुद्दीन को जो है डिफीट कर देते हैं, जो है आपके शाह ऑफ ख्वारिज़म। तो उसके बाद जो है प्रिंस अपनी जान बचा के वहाँ से भाग जाते हैं और उनको कहीं से खबर मिलती है चंगेज़ खान को कि वो किस तरफ भागे हैं, इंडिया की तरफ भागे हैं। तो वो इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था जब वो गए थे। और इधर भी अगर आप देखें तो वो टाइम पीरियड है 1221 का, और इट हैपन ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश, जो कि थर्ड सुल्तान थे किसके, स्लेव डायनेस्टी के। जिस वजह से आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाती है। वहीं अगर हम सेकंड देखते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस वैली। अब अगर हम इसको देखते हैं तो तैमूर जो थे उन्होंने इन्वेड किया था इंडिया को, कब, 1398 में। किस एम से किया था, डिस्ट्रॉइंग द हिंदू किंग एंड रूलर्स। हिंदू किंग और रूलर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो था तैमूर ने इन्वेड किया था इंडिया को। कब इन्वेड किया था, 1398 में। वहीं अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक के रेन का देखते हैं या उस टाइम उनका टाइम पीरियड देखते हैं, तो उनका टाइम पीरियड रहता है आपका 1325 से 1351 AD के आसपास, जो कि दोनों से मतलब कुछ साल, काफ़ी साल वो है। जैसे अगर इसका देखें तो 51 में अगर इनकी डेथ हो जाती है या इनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, तो 51 के बाद 47 ईयर्स जो है वो बाद में आए थे कौन, तैमूर। जिस वजह से ये दोनों जो टाइम पीरियड है ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है वो तो गलत हो जाता है। वेर एज अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो अगर हम इन दोनों का टाइम पीरियड देखते हैं, अब हमें इनका भी देखना पड़ेगा, देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर का, और साथ ही साथ में वास्को डी गामा का टाइम पीरियड तो शायद आप सबको पता ही होगा कि वो किस टाइम पीरियड में आए थे। तो अगर हम देखते हैं तो देवराया II जो थे वो संगमा डायनेस्टी के रूलर थे, और वो कब से कब तक थे, 1422 से लेके 1446 के बीच में। वहीं अगर हम वास्को डी गामा का टाइम पीरियड देखते हैं तो वो आए थे आपके 1498 में। तो अगर हम इन दोनों का टाइम पीरियड देखते हैं तो ये 46 में ख़त्म हो गए। वहीं अगर ये आए थे 98 में, तो जो जिस वजह से इन दोनों का टाइम पीरियड भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। और वास्को डी गामा अगर देखा जाए तो वो आए थे तुलुवा नारसा नायका के टाइम पे, जो कि 1948 में उस टाइम पे रूलर हुआ करते थे। कहाँ रूलर हुआ करते थे, विजयनगर एम्पायर में रूलर हुआ करते थे। अब आप इसका मुझे बताएंगे कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था, लास्ट सीरीज में भी हमने देखा था कि तुलवा नारसा नायका जो थे वो इनके बाद आए थे, देवराया II के बाद रूलर बने थे। देवराया II के बाद नहीं, बीच में और भी आए थे, उसके बाद ये रूलर बने थे। संगमा डायनेस्टी को ओवर करके ये वाले डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी। अब आप मुझे बताएंगे कि ये कौन से रूलर थे और कहाँ से, मतलब इनके किस डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 2 क्वेश्चन हो गए, पिछला हो गया ये वाला मीर बख्शी वाला, और अब हो गया ये वाला तुलवा नारसा नायका वाला। तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है। आपकी सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है, जिस वजह से ऑप्शन नंबर A 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज़ अ PYQ इन 2020 विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ पेयर्स दिए हैं, 3 नाम दे रखे हैं और आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी है। हमें ना इसको सॉल्व करने के लिए इन नामों का एक्चुअल मीनिंग पता होना चाहिए। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिया है। तो इन्होंने बोला है फर्स्ट है अराउंड इन चार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। वहीं सेकंड बोलता है बनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। वहीं जो थर्ड बोलता है वो है मिरासीदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। तो फर्स्ट बोलता है अराउंड इन चार्ज ऑफ द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट, मतलब इन जो ट्रेजरी का इंचार्ज था वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट जब हम देखते हैं तो जो औरंग है वो एक पर्शियन टर्म है जो वेयर हाउसेस के लिए यूज़ की जाती थी। वेयर हाउसेस जहाँ पे गुड्स स्टोर किए जाते थे सेल करने से पहले, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट है किससे, हमारे ऑप्शन गिवन से। तो जिस वजह से हमारा जो ऑप्शन ये दिया है या स्टेटमेंट हमें दी है या पेयर हमें दिया है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। वहीं अगर हम सेकंड देखते हैं बनियान द इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो बनिया है या बनियान
ये बनिया है एक्चुअल में, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो बनिया है, या वानिया भी बोलते हैं जिसको, आज भी हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं द वर्ड बनिया और वानिया इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत मीनिंग मर्चेंट, जिसका मतलब होता है अ मर्चेंट, और दे एक्टेड एज एन इंटरमीडिएटरीज फॉर यूरोपियन मर्चेंट इन बंगाल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी थे किस किस के बीच में, जो इंडियन थे उनके बीच में और मुगल्स के ब्रिटिशर्स के बीच में। वो एक तरह से इंटरमीडिएटरी मर्चेंट के रूप में काम किया करते थे। तो वो एक तरह से एक एजेंट ही माने गए हैं, इंडियन एजेंट ही माने गए हैं किसके, ईस्ट इंडियन कंपनी के, जिस वजह से आपका ये वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाती है। वही हमें थर्ड बोलता है मिरासीदार जो है एक डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर है, किसके लिए, स्टेट के लिए। लेट्स सी, जो मिरासीदार है वो एक हेरिडेटरी लैंड ओनर्स होते थे या को प्रॉपर्टीयर्स होते थे। He was also a revenue payer to the state. In the southern India, the East India Company recognized मिरासीदार्स as the sole property of the सोल प्रॉपर्टीयर, जिस वजह से आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाता है। क्यों, मिरासीदार जो होते थे वो एक तरह से जिनके पास हेरिडेटरी लैंड आ रही है, मतलब हेरिडेटरी प्रॉपर्टी आ रही है, पापा की दादा की, वो प्रॉपर्टीज आगे चली हुई है, पास ऑन हो रही है, तो वो होते थे आपके मिरासीदार्स। और वो क्या करते थे, रेवेन्यू पे करते थे किसके लिए, स्टेट के लिए। और वो एक तरह से डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर्स भी माने गए हैं किसके लिए, स्टेट के लिए, जिस वजह से आपका फर्स्ट गलत हो जाता है, सेकेंड और थर्ड जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 and 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, which of the following was a very important seaport in the काकातिया किंगडम। और ये आपका PYQ है 2017 का। कुछ पोर्ट्स के नाम दिए हैं, हमें बताना है कि काकातिया किंगडम के टाइम पे ये कौन से पोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो सबसे पहले तो पोर्ट्स के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट पोर्ट है काकीनडा, सेकंड है मोतुपल्ली, थर्ड है मछलीपट्टनम, जिसको मसूलीपट्टनम के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप मुझे बताओ, फाइंड करके बताना, गूगल करके बताना कि कहाँ पे है, और मतलब कहाँ पे है, बस इतना बता दो। डी है नेलुरु। तो जो इनमें से जो फेमस पोर्ट काकातिया किंगडम के टाइम पे यूज़ होता था वो होता था आपका मोतुपल्ली। मोतुपल्ली जो है वो आपके काकातिया किंगडम के टाइम के एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट माना गया है। वहीं अगर हम काकातिया किंगडम की थोड़ी बहुत बात करते हैं, जो मोतुपल्ली था ना एक्चुअली में वो विजिटेड किया गया था किसके द्वारा, वेनितियन ट्रैवलर के द्वारा, जिसका नाम था मार्को पोलो भी नाम था। और अगर हम काकातिया किंगडम की थोड़ी बहुत बात करते हैं, तो जो काकातिया किंगडम थी वो साउथ इंडियन डायनेस्टी थी जो डेक्कन में रूल करती थी। प्रेजेंट डे कहाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सम पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न कर्नाटका। थोड़े बहुत पार्ट्स किसके, ईस्टर्न कर्नाटका के, और साउथ ऑफ उड़ीसा के भी थोड़े बहुत पार्ट। कौन कौन से, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ईस्टर्न कर्नाटका हो गया, और साथ में कौन सा हो गया, सदर्न उड़ीसा। कब से कब तक रूल करती थी, 12वीं सेंचुरी से 14वीं सेंचुरी के बीच में ये रूल किया करती थी। वहीं जो उसकी कैपिटल थी वो थी ओरुगल्लू। और जो प्रेजेंट डे कहाँ है, प्रेजेंट डे किस नाम से जानी जाती है, प्रेजेंट डे जानी जाती है वरंगल के नाम से। जो मार्को पोलो था ना, ये ऊपर जो ट्रैवलर उस टाइम पे आया भी था काकातिया किंगडम के टाइम पे, कहाँ आया था, मोतुपल्लू में आया था, मोतुपल्ली में। तो वो जो थे वो ऑल्सो विजिटेड इंडिया अराउंड 1289 से 1293 के बीच में, वो और पहले भी आए थे। और उन्होंने नोट भी बनाया था किसके ऊपर, रुद्रमा देवी के रूल के ऊपर। रुद्रमा देवी के रूल के ऊपर उन्होंने एक नोट भी बनाया है। ये इसलिए ये एक्स्ट्रा जो थोड़ी बहुत नॉलेज या थोड़ी बहुत फैक्ट्स एक्स्ट्रा बताए जाते हैं, वो इसलिए ताकि आप आगे जो क्वेश्चंस करो, ये तो PYQ हो गया, ऑब्वियसली बात है, ये रिपीट तो नहीं होंगे, इनसे कुछ रिलेटेड ही आएगा ना। अब एक्स्ट्रा तो क्या ही पूछेंगे वो लोग, रिलेटेड आएगा, तो आपको उनके बारे में एक्सप्लेनेशन सुनना भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ में आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों है, या इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये भी एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। जो मार्को पोलो है वो और पहले भी आए थे, कब आए थे, रुद्रमा देवी के रूल के टाइम पे आए थे, और उन्होंने उनके टाइम पीरियड के ऊपर नोट भी लिखा है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतुपल्ली is the correct answer of question number 5. Moving to the next one, question number 6. हमें 4 फेमस चीज़ें या मॉन्यूमेंट्स दिए हैं, हमें बताना है कि उनका टाइम पीरियड क्या क्या था। और ये आपका PYQ है 1998 का। तो फर्स्ट है तुगलकाबाद फोर्ट, सेकंड है लोधी गार्डन, थर्ड है कुतुब मीनार,
और फोर्थ है फतेहपुर सिकरी, इसका भी फाइंड करना किसने बनाया था। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन हो गए, सारे कमेंट आने चाहिए कि कौन कौन किसने किसने कब बनाया था। ओके, तो फर्स्ट है अगर हम देखते हैं तुगलकाबाद जो फोर्ट है वो दिल्ली में है और वो बनाया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जो कि तुगलक डायनेस्टी के जो फाउंडर है वो भी माने जाते हैं। जो दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी फाउंड की गई थी वो की थी गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। उन्होंने तुगलक फोर्ट बनवाया था। कब बनवाया था? 1328 में। और वो ही इस्टेब्लिश द थर्ड हिस्टोरिक सिटी ऑफ द दिल्ली। उन्होंने तीसरी हिस्टोरिक सिटी ऑफ दिल्ली भी बनाई थी, जो कि बाद में अबेंडन कर दी गई थी। कब की थी? 1327 में। पर बात ये है कि ये कब बनाया गया था, तो वो बनाया गया था आपका 1321 के अराउंड। तो इसका टाइम पीरियड हम लिख देते हैं 1321। वहीं अगर हम फतेहपुर सिकरी की बात करते हैं तो फतेहपुर सिकरी जो है वो एक आगरा डिस्ट्रिक्ट में है। फतेहपुर सिकरी जो है वो एक टाउन है, कहाँ पे? आगरा डिस्ट्रिक्ट के, उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में। और ये फाउंड किया गया था कैपिटल, और ये ना एज अ कैपिटल भी फाउंड किया गया था किसकी? मुगल एम्पायर की। किसके टाइम पीरियड में? अकबर के टाइम पीरियड में ये एज अ कैपिटल, मुगल कैपिटल भी फाउंड किया गया था। और ये एक टाउन है। और ये कब फाइंड किया गया था? 1571 में। किसके द्वारा? मुगल एम्परर के द्वारा। मुगल एम्परर कौन सा वाला? एम्परर अकबर के द्वारा ये एज अ कैपिटल भी फाउंड किया गया था। तो अगर इसका टाइम पीरियड लिखते हैं फतेहपुर सिकरी का 1571। वहीं अगर हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो वो आपका बनाया गया था 1206 से 1236 के बीच में। और अगर हम गार्डन ऑफ लोधी गार्डन की बात करते हैं तो वो आपका था 1451 से 1526 में। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले आपका बनाया गया था कुतुब मीनार, जो आपका था 1206 से 1236 के बीच में। वहीं जो लोधी गार्डन था वो था आपका 1451 से 1526 के बीच में। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका कुतुब मीनार, फिर आएगा आपका तुगलक फोर्ट, फिर आएगा आपका लोधी गार्डन, देन आपका फतेहपुर सिकरी। तो 3124 3124 ऑप्शन नंबर बी 3124 इज द करेक्ट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, बंजारास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली, और ये आपका PYQ है 2016 का। जो बंजारास थे वो जनरली मेडिवल हिस्ट्री में क्या थे वो, मतलब क्या थे बंजारास जो था वो किनको कहा जाता था। और अभी भी हम सुनते हैं बंजारास के बारे में काफ़ी। जो बंजारास थे मेडिवल हिस्ट्री में जो है बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे, और जो बंजारास थे वो भी एक तरह से नोमैड ग्रुप्स थे जो मूव करते रहते थे, या एक तरह से ट्राइबल ग्रुप्स थे और मूविंग ग्रुप्स भी थे जिनको नोमैड ट्राइबल ग्रुप्स भी कहा जाता है। वो मेनली जो थे वो ट्रेडर नोमैड ग्रुप्स थे। मतलब वो ट्रेडिंग के लिए घूमते रहते थे, और उनके जो कारवांस होते थे या उनके जो ग्रुप होता था जो ट्रैवल करता था वो कहा जाता था टंडा के नाम से। और जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे, उनके टाइम में जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम है वो भी काफ़ी फ्लरिश किया था ड्यू टू बंजारास, क्योंकि उन्होंने बंजारास की हेल्प ली थी अपना जो सामान है उसको मतलब ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, जिस वजह से उनका जो मार्केट सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो जो बंजारास थे वो ना तो एग्रीकल्चरिस्ट थे, ना वीवर्स थे, ना वॉरियर्स थे, वो मेनली क्या थे? ट्रेडर नोमैड्स ग्रुप थे। जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। Moving to the next one, question number 8, which is a PYQ in 2016. In the context of the history of India, consider the following pairs. कुछ नाम दिए गए हैं, आगे उनकी एक्सप्लेनेशन दी है और हमें बताना है कि कौन कौन से पेयर्स सही हैं। सो फर्स्ट हमें दी गई है, टर्म्स दी है और डिस्क्रिप्शन दी है। तो टर्म है एरीपति और इसकी डिस्क्रिप्शन है लैंड रेवेन्यू फ्रॉम विच was set apart for the maintenance of the village tank, which is correct. एरीपति जो होता था वो एक तरह से विलेज टैंक लैंड भी माना जाता था। वो एक ऐसी लैंड थी जिसको डिनोट कर दिया जाता था या दे दिया जाता था किसके लिए, एक तरह से वो ऐसी रखी जाती थी कि उसकी जितनी भी प्रोडक्शन होगी या उसका जितना भी कलेक्शन होगी वो डिनोट कर दी जाती थी बाय एन इंडिविजुअल, जो उससे जितना भी रेवेन्यू आता था वो किसके लिए यूज़ किया जाता था? विलेज में जो टैंक्स की मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, उनके लिए उसका रेवेन्यू यूज़ किया जाता था, जिस वजह से उसे टैंक लैंड के नाम से भी जाना जाता था। तो फर्स्ट तो आपका करेक्ट हो गया। सेकंड है आपका तन्यूश, जो विलेज डिनोटेड टू द सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण।
टेन्यूर्स इन्होंने कहा है विलेजेस डिनोटेड टू अ सिंगल ब्राह्मण और अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स, विच इज़ इनकरेक्ट। जो टेन्यूर होता था वो एक तरह से डिस्टिंक्ट रेवेन्यू यूनिट होता था, कब? अंडर द टाइम पीरियड ऑफ चोलास। चोलास के टाइम पीरियड में वो एक अलग तरह का एक रेवेन्यू यूनिट हुआ करता था, या हाँ रेवेन्यू यूनिट हुआ करता था। तो वो एक लैंड नहीं थी जो डिनोट कर दी जाती थी, या लैंड नहीं थी, मतलब वो जो दे दी जाती थी एज अ चैरिटी, या कह सकते हैं चैरिटी भी नहीं, ग्रांट के रूप में वो नहीं दी जाती थी, बल्कि वो होता था कि एक तरह से एक रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था किस टाइम पे? चोलास के टाइम पे। तो आपकी सेकंड जो है वो गलत हो जाती है। वहीं अगर हम थर्ड की बात करते हैं, थर्ड है घटिकास। घटिकास आर कॉलेजेस जनरली अटैच्ड टू द टेम्पल, विच इज़ करेक्ट। जो घटिकास होते थे वो एक जनरली एक सोर्स माने जाते थे, या एक सेंटर माना जाता था लर्निंग का, और वो जो काफ़ी एक सेंटर माना जाता था हायर लर्निंग का। और वो एक फेमस जो घटिकास है उनमें से एक फेमस जो है वो कांची में है। और साथ ही साथ में वहाँ पे स्टूडेंट्स जो है दूर और नज़दीक से आते थे। और साथ ही साथ में जो है वो घटिकास जो होते थे वो टेम्पल में चलाए जाते थे। जो वो शिक्षा दी जाती थी वो टेम्पल्स में ही दी जाती थी, जिस वजह से आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. So moving to the next one, with reference to the economic history of medieval India, the term Agharta refer to Araghatta refers to, और ये आपका PYQ है 2016 में। तो हमें अराघट्टा टर्म जो है उसका मीनिंग बताना है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाउंडेड लेबर, सेकंड है लैंड ग्रांट मेड टू द मिलिट्री ऑफिसर्स, थर्ड है वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ द लैंड, और डी है वेस्ट लैंड कन्वर्टेड टू द कल्टिवेशन लैंड। तो जब हम अराघट्टा की बात करते हैं तो जो अरा है वो है, अरा का मतलब होता है स्पोक, और घट्टा का मीनिंग होता है पॉट। और जनरली पॉट किस लिए यूज़ होता है? पानी भरने के लिए यूज़ होता है। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो अराघट्टा वर्ड है वो कुछ ना कुछ इरिगेशन या पानी से रिलेटेड है। और जनरली ये जो है ये पर्शियन व्हील के लिए यूज़ किया जाता था। अराघट्टा हैज़ बीन यूज टू डिफाइन द पर्शियन व्हील इन एशियन टेक्स्ट। पर्शियन व्हील के लिए यूज़ किया जाता था। वहीं अगर साथ ही साथ हम बात करें तो इंडियन पास्ट में ये ओपन व्हील से वाटर निकालने के लिए भी यूज़ किया गया है। जो अराघट्टा वर्ड्स है वो इट बिगिंस टू बी कंसिडर एज द पर्शियन व्हील यूज इन द ईरान में जो पर्शियन व्हील यूज़ किया जाता था उसके लिए ये बोलना शुरू किया गया था। तो अगर हम यहाँ पे आइडिया लगाएं तो वाटर व्हील यूज फॉर इरिगेशन ऑफ लैंड इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि ये जनरली जो था ना ये वाटर से निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। और इसका मतलब ही अराघट्टा का मतलब ही होता है स्पोक पॉट, जिसका मतलब जो कि पानी निकालने के लिए, ओपन वेल से पानी निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। और ये इट इज़ यूजली ऑपरेटेड बाय ड्रॉट एनिमल्स लाइक बुलिक, बफेलोज एंड कैमल्स। और ये कुछ ड्रॉट एनिमल्स के द्वारा इसको यूज़ किया जाता था। मतलब इसका जो ऑपरेशन था या इसको ऑपरेट किया जाता था किसके यूज़ से? कुछ ड्रॉट एनिमल्स के यूज़ से। कौन कौन से एनिमल्स? बुलैक, बफेलोज और कैमल्स। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड, इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Moving to the next one, with reference to the cultural history of India, the memorizing of chronicles, dynastic histories and epic tales was the profession of who of the following? जो मेमोराइजिंग क्रॉनिकल्स होते थे, पहले पता क्या होता था? मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बाद में आई। एशियन टाइम में तो पता क्या होता था, जैसे अब आपको बता दिया कुछ चीज़, वो आपको आगे जाएगी, वो आगे आप अपने बच्चों को बताओगे, या वैसे वैसे करके मेमोराइजिंग चलती थी। मैन्युस्क्रिप्ट भी बाद में आई थी एशियन टाइम में, लेकिन मेडिवल तक तो आ चुकी थी। लेकिन फिर भी मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स और हिस्ट्री, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज या एपिटेल्स बताने का काम किसका होता था वो हमसे पूछा है। तो हमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट है आपका श्रमणा, सेकंड है आपका अग्रहारिका, और बी है आपका परिव्राजकास, और डी है आपका मगधास। और ये आपका PYQ है 2016 में। 3 क्वेश्चन लगातार मेडिवल हिस्ट्री से 2016 के आगे हैं जो अभी हम देख रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री और एपिक टेल्स जो है वो वर्क होता था डिफरेंट ग्रुप्स का, जो नाम उन ग्रुप्स को या उन लोगों के ग्रुप को हम जिस नाम से जाने जाते थे
वो होता था आपका सुक्ताज या मगधास के नाम से उनको जाना जाता था। और वो क्या करते थे अपने डिसेंडेंट्स, और वो मेनली कौन होते थे, प्रीस्ट के डिसेंडेंट्स होते थे, प्रीस्ट फैमिली के, हाईली प्रीस्ट फैमिलीज होती थी उनके आगे डिसेंडेंट्स होते थे, वही जो थे क्रॉनिकल्स रिवाइज करते थे या मेमोराइज करते थे, साथ ही साथ में डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को याद रखते थे और साथ ही एपिक टेल्स को भी याद रखते थे। तो इसमें से आंसर मगधा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उनको किस नाम से जाना जाता था, सुक्तास एंड मगधास। वहीं अगर हम श्रमणास की बात करें तो वो एक सीकर होते थे। श्रमणास मीन्स सीकर हु परफॉर्म्स एक्ट ऑफ ऑस्टेरिटी एंड एस्टिक। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें अग्रहारिकास जो थे, अग्रहारिकास का मतलब होता था हु प्रोबेबली लुक्ड आफ्टर द लैंड गिवन इन द चैरिटी। अग्रहारिकास कौन होते थे, जो लैंड दी जाती थी चैरिटी में, उसका ध्यान रखने वाले। और अगर हम परिव्राजकास की बात करें तो परिव्राजकास वो होते थे जो डिफरेंट प्लेसेस पे घूमते रहते थे, मीन्स वन हु रूम ऑल अबाउट ऑल राउंड द प्लेसेस, जो डिफरेंट प्लेसेस में या जगह जगह जाते रहते थे। जिससे ऑप्शन नंबर डी मगधा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये आपका PYQ है 2015 का। तो कुछ पेयर्स दिए हैं, मेडिवल इंडियन स्टेट दिए और प्रेजेंट रीजन दिया गया है। तो अगर हम बात करें मेडिवल इंडियन स्टेट जो है चंपका, सेंट्रल इंडिया, विच इज़ इनकरेक्ट। चंपका जो है वो मेडिवल इंडियन स्टेट जो है उसको वो प्रेजेंट डे में चंबा के नाम से जाना जाता है। वहीं हम बात करते हैं दुर्गारा। दुर्गारा जो है वो जम्मू को ही जाना जाता है, जिस वजह से ये भी करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं कुलुता, तो कुलुता मालाबार को नहीं कुल्लू को जाना जाता है, जो कि एक हिली स्टेट्स है, जिस वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर। वहीं अगर हम थोड़े बहुत इनके बारे में जानें तो हिली स्टेट्स के नाम ये हमें दिए गए हैं। हिली स्टेट्स के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत जानें तो 9th सेंचुरी में जो है नंबर ऑफ हिल स्टेट्स जो थी हिमालयाज़ में वो एमर्ज हो चुकी थी या जान में आ चुकी थी, जिनकी आइडेंटिफाई कर लिया गया था। तो काफ़ी वॉर्स के बाद भी कुछ स्टेट्स जो थी वो अलग ही रहती थी, मतलब वो ज़्यादा वॉर में इंटरफेयर नहीं करती थी। वहीं अगर हम कुछ स्टेट्स के नाम जानते हैं तो चंपका जो है वो प्रेजेंट डे चंबा रीजन को कहा जाता है। दुर्गारा जो है वो जम्मू रीजन को कहा जाता है। कुलुता जो है वो कुल्लू को कहा जाता है। मालवा जो है वो सेंट्रल इंडिया में प्रेजेंट है और वो भी एक हिली स्टेट्स के नाम पे ही जाना जाता है। कमारूपा जो है वो असम में है। अगर हम बात करते हैं त्रिगार्ता जो है वो जलंधर को जाना जाता है। उत्काला जो है वो उड़ीसा को जाना जाता है या उड़ीसा में प्रेजेंट है। त्रिपुरा जो है वो त्रिपुरा को जाना जाता है। इस तरह से आपसे अभी तो चलो 3-4 नाम ये चंबा, दुर्गारा और कुलता के नाम पूछे हैं। हाँ, आगे आपसे इनको भी पूछा जा सकता है, तो यू शुड हैव टू नो दिस, या आपको पता होना चाहिए। अगर आपको आ जाए तो आप ऑप्शन में एलिमिनेट कर सको या फिर आप इनको अटेम्प्ट कर सको। मूविंग टू द नेक्स्ट वन विच इज़ अ PYQ इन 2012। और ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, 3 स्टेटमेंट दी हैं और हमें बताना है कि कौन कौन सी है इंडिया में इंग्लिश के द्वारा जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, इंग्लिश या ब्रिटिशर्स के द्वारा जो भी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप। तो ये स्टेटमेंट तो हमने लास्ट ही सीरीज़ में रिवाइज की थी कि इसको क्या कहा जाता है और वो किसके द्वारा हुई थी, वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ये भी इंग्लिश के द्वारा नहीं बल्कि ये एशियन टाइम से ही चली जा रही है। एशियन टाइम में क्या होता था, जो इस पे इनकम दी जाती थी, इनकम फ्रॉम लैंड था, वो रेट किसके अकॉर्डिंग दिया जाता था, प्रोडक्टिविटी और नेचर ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग ही दिया जाता था। और ये एंशिएंट इंडिया से ही चली आ रही है, ये आपके ब्रिटिशर्स के द्वारा या इंग्लिश के द्वारा नहीं लाई गई है। वहीं अगर हम सेकंड की बात करते हैं, यूज़ ऑफ मोबाइल कैनॉन्स इन वॉरफेयर विच इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ये भी जो है ऑल्दो मुगल एम्पर जो बार्बर थे उनको क्रेडिट दिया जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिलरी इन वॉरफेयर, बट जो इसके जो एविडेंसेस है वो बहामनी किंग जो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसका एविडेंस जो है वो बहामनी किंगडम से या बहामनी किंग ने जब इसको यूज़ किया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किया था विजयनगर एम्पायर के अगेंस्ट में, उस टाइम इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो हम मेनली यही मानते हैं कि ये किसने आया था, बहामनी किंग के द्वारा आया था। तो ये भी जो है वो इंग्लिश के द्वारा नहीं आए थे। वहीं अगर हम बात करते कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज़, तो ये आपके आए थे पोर्तुगीज़ के द्वारा। पोर्तुगीज़ ने इनकी जो है वो इंट्रोडक्शन की थी और रेड चिलीज़ वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस बाय पोर्तुगीज़। जो टोबैको कल्टिवेशन और रेड चिलीज़ थी ना, ये पोर्तुगीज़ ने इंट्रोड्यूस की थी और सबसे पहले इंडिया में आए भी पोर्तुगीज़ ही थे। तो जिस वजह से ये भी गलत हो जाता है।
तो तीनों ही जो थे ये, या दो जो थे ये तो इंडियन एशियन टाइम से है, ये एशियन टाइम से है, ये है मेडिवल टाइम से, किसके टाइम से, बहामनी किंगडम्स के टाइम से, और जो ये है ये पोर्तुगीज़ के टाइम से आया था। तो इनमें से कोई भी है जो वो इंग्लिश के टाइम पे नहीं आए थे। सो नन, ऑप्शन नंबर डी, नन इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग स्ट्रीमलाइन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर शामजी और शाम्पजी। और ये आपका पीवाईक्यू है 2000 में, मराठा किंगडम शाम्पजी के बाद किसने जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो एकदम स्ट्रीमलाइन की थी, अच्छे से रन की थी। ऑल्दो जब हम बात करते हैं शामजी की, तो शामजी भोसले जो थे वो सेकंड छत्रपति मराठा एम्पायर के थे। सेकंड छत्रपति थे किसके, मराठा एम्पायर के। कब से कब तक, 1681 से 1689 तक। और वो एल्डेस्ट सन थे किसके, शिवाजी के, और फाउंडर भी माने जाते हैं किसके, मराठा एम्पायर के। शामजी को ऑल्दो सक्सीड किया था राजा राम ने, शिवाजी टू ने, और ताराबाई ने, शाहू जी ने। लेकिन अगर हम बात करते हैं बालाजी विश्वनाथ की, बालाजी विश्वनाथ भट्ट जो थे उन्होंने फर्स्ट सीरीज़ किसकी चलाई थी, हेरिडिटरी सीरीज़ किसकी चलाई थी, पेशवा की। या पेशवा के वो सबसे हेरिडिटरी माने जाते हैं, या कह सकते हैं कि उनसे ही जो थी पेशवा जो हेरिडिटरी है वो शुरू हुई थी। तो जो ये थे बालाजी विश्वनाथ थे, उन्होंने यंग मराठा एम्पायर को भी असिस्ट किया था, शाहू, टू कंसोलिडेट हिज ग्रिप ऑन द किंगडम। उनकी जो उन्होंने शाहू को असिस्ट किया था, जो किसके वो थे, किसके आगे सक्सेसर थे इनके, क्या कहाँ गए, शाम जी के आगे सक्सेसर थे, उनको असिस्ट किया था किसके लिए, अपने किंगडम पे एक ग्रिप बनाने के लिए, ताकि उसको डिसइंटीग्रेशन, या फिर जो मुगल अटैक कर रहे हैं बार बार, कौन अटैक कर रहे थे, औरंगजेब अटैक कर रहे थे, मुगल जो औरंगजेब के अंडर उन पे बार बार अटैक कर रहे थे या सिविल वॉर्स हो रहे थे, उनसे बचाने के लिए उन्होंने जो था उनको एक असिस्ट किया था अपनी ग्रिप होल्ड करने के लिए। और जो वो है वो सेकंड फाउंडर भी माने जाते हैं किसके, मराठा स्टेट के। और उसके बाद जो उनके सन थे बाजीराव वन, वो भी बने थे पेशवा। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद किसने स्ट्रीमलाइन किया था, तो वो थे आपके बालाजी विश्वनाथ। उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया था एक यंग किंग को, या यंग किंग ही कहते थे, मराठा एम्पायर को, यंग मराठा एम्पायर को असिस्ट करके अपनी जो किंगडम उन्होंने बचाई थी। और उनको एज अ सेकंड फाउंडर भी कहा जाता है किसके, मराठा किंगडम के। तो इस वजह से इसका जो ऑप्शन है वो डी बालाजी विश्वनाथ जो है, सॉरी बी बालाजी विश्वनाथ जो है वो करेक्ट हो जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। कुछ इवेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। अगेन हमें इनका टाइम पीरियड पता होना चाहिए, और ये आपका पीवाईक्यू है 2000 में। तो जब हम बात करते हैं इनके टाइम पीरियड की, तो फर्स्ट हमें दिया है रेन ऑफ कृष्णा देवा राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जो कृष्णा देवा राय थे वो विजयनगर एम्पायर में कब से कब तक रेन करते हैं, 1509 से लेकर 1529 तक। वहीं अगर हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार की, जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ढूंढने को, अब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। जो कुतुब मीनार, कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार था वो हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। कब किया था, वो एक तरह से उन्होंने जब दिल्ली के लास्ट हिंदू किंग को हराया था, तो उन्होंने एज अ विक्ट्री टावर के रूप में उसको बनवाया था। 73 मीटर हाई विक्ट्री टावर ऑफ विक्ट्री के रूप में उन्होंने उसको बनाया था। कब बनाया था, 1193 में, 1193 में उसको बनाया था। किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कब बनवाया था, दिल्ली के जो लास्ट हिंदू किंग थे उनको हरा के, जब एज अ विक्ट्री टावर उन्होंने कुतुब मीनार को बनाया गया था। तो इनका टाइम पीरियड हो गया, क्या हो गया, 1509 से 1529, और ये हो गया आपका 1193। अराइवल ऑफ पोर्तुगीज़ इन इंडिया, कौन आए थे पोर्तुगीज़ से इंडिया, वास्को डी गामा। कब आए थे, हमने पीछे भी डिस्कस किया, वास्को डी गामा आपके आए थे 1498 में। तो इनका टाइम पीरियड हो जाता है आपका 1498 में। कहाँ से आए, कहाँ आए थे ये, कैलिकट में ये पहली बार आए थे। कौन आए थे, वास्को डी गामा आए थे। कब आए थे, 1498 में। वहीं अगर डेथ ऑफ फिरोज़ तुगलक की बात करते हैं, तो डेथ ऑफ सुल्तान फिरोज़ तुगलक जो थे वो एक टर्किक मुस्लिम किंग थे, या मुस्लिम रूलर थे किसके, तुगलक डायनेस्टी के। और उनका जो टाइम पीरियड था वो था 1351 से लेकर 1388 तक, और 88 में उनकी डेथ हो जाती है, जिस वजह से इसका जो आता है वो आता है 1388। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले बनाया गया था आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार,
उसके बाद आया था आपका डेथ ऑफ फिरोज तुगलक। देन आपके वास्को डी गामा जी आए थे, अराइवल ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया। उसके बाद क्या हुआ था, रेन ऑफ कृष्णा देवा राय इन विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में कृष्णा देवा राय का रेन चला था या उनका राज चला था या रूल चला था। तो अगर हम इनको अरेंज करते हैं तो ये बनते हैं 2 4 3 1, 2 4 3 1, जिस वजह से ऑप्शन नंबर ए 2 4 3 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्रोनोलॉजिकल या करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ द आंसर। और ये आपका क्वेश्चन था 14, जिसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15 लिस्ट दी है, कुछ लिस्ट दी है, हमें बताना है ये किसके टाइम पीरियड में ये चीज़ें चलाई गई थी। जब बात करते हैं इक्ताज़ की, इक्ताज़ के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके थे। इक्ताज़ जो था वो मुग़ल टाइम में शुरू किया गया था, एक तरह से वो एक मुग़ल टाइम में उनको शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत, सॉरी मुग़ल टाइम नहीं, आई एम सॉरी, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे उनको शुरू किया था। इक्ताज़ जो था क्या कर रहा हूँ, इक्ताज़ जो था वो मुग़ल टाइम पे शुरू किया गया था और मुग़ल टाइम पे शुरू किया गया था। एक तरह से वो सिस्टम जिसको कौन होल्ड करते थे, इक़्तिदार होल्ड किया करते थे। वहीं अगर हम जागीर की बात करते हैं तो वो जो था वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, एक मिनट मैंने फिर से गलत कर दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। अगर हम बात करते हैं इक्ताज़ की तो इक्ताज़ जो थे वो आपके दिल्ली सल्तनत के टाइम पे शुरू किए गए थे। और अगर हम बात करते हैं जागीर की तो वो आपके मुग़ल पीरियड के टाइम पे शुरू किए गए थे। इक्ताज़ जो थे वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे शुरू किए गए थे, जिनकी जो रखवाली करते थे या जिनको बोल सकते हैं जिनको होल्ड करते थे, कौन होल्ड करते थे, इक़्तिदार होल्ड करते थे, वो एक तरह से लैंड के टुकड़े ही हुआ करते थे। अगर हम जागीर की बात करते हैं तो ये एक तरह से फ्यूडल लैंड ग्रांट्स होती थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जो मुग़ल टाइम पे शुरू की गई थी। और इस सिस्टम को क्या कहा जाता था, इस सिस्टम को कहा जाता था जागीरदारी सिस्टम या जागीरदार सिस्टम, जो कि किस टाइम पे शुरू किया गया था, मुग़ल टाइम पे शुरू किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं अमारम की तो अमारम जो है वो फर्स्ट टाइम में विजयनगर एम्पायर के टाइम पे इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये भी लैंड पीस असाइनमेंट्स ही होती थी, जो किसको दी जाती थी, मिलिट्री चीफ्स को दी जाती थी। तो अमारम किसके टाइम पे, विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। अगर हम इनको अरेंज करें तो आपके इक्ताज़ हो गए दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, जागीर्स हो गए मुगल्स के टाइम पे, अमारम्स हो गए आपके विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। वहीं अगर हम मोकासा की बात करते हैं तो वो आपके इंट्रोड्यूस किए थे मराठास ने। जो शिवाजी थे उन्होंने क्या किया था, अपनी ही एक आर्मी बनाई थी, डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज एफिशिएंट आर्मी बनाई थी। वो क्या करते थे, जो नॉर्मल आर्मी पर्सोनल्स होते थे उनको तो कैश में या कॉइन्स में उनको पेमेंट किया करते थे, बट जो चीफ्स होते थे उनको लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। चीफ्स वर पेड थ्रू जागीर ग्रांट्स, और उनको जागीर्स को क्या कहा जाता था, मुकासा और सरंजम कहा जाता था, मुकासा और सरंजम कहा जाता था। और वो किस टाइम पे आए थे, मराठास के टाइम पीरियड में आए थे। तो अगर हम इसको देखते हैं तो फर्स्ट जो है आपका अरेंज होता है बी से, फर्स्ट बी, देन सेकंड आपका अरेंज होता है सी से, थर्ड आपका अरेंज होता है डी से, और फोर्थ आपका अरेंज होता है ए से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15. Moving to the next one, question number 16. Which one of the following Muslim ruler was hailed as the Jagat Guru by the Muslim subjects because of his belief in secularism? Secularism के belief की वजह से किसको जगत गुरु के नाम से जाना गया था? और ये आपका PYQ है 2000 में, तो वो आपके जाना गया था इब्राहिम आदिल शाह को। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर हम इब्राहिम आदिल शाह के बारे में थोड़ा सा जानते हैं तो वो जो थे वो 1571 से 1627 तक थे, और वो एक किंग थे किसके, सल्तनत ऑफ बीजापुर के किंग थे, और वो शाही डायनेस्टी के से ही बिलोंग करते थे, शाही डायनेस्टी के ही एक मेंबर थे। वो एक स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर थे, आर्टिस्ट थे, पोएट थे, और जेनरस पैट्रॉन थे किसके, आर्ट के। और ही वॉज रिवर्टेड टू सुन्नी सेक्ट, वो सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम से बिलोंग करते थे, लेकिन वो साथ ही साथ में बहुत टॉलरेंस रखते थे या बहुत रिमेन टॉलरेंट टू अदर रिलीजन्स। वो बहुत टॉलरेंट थे अदर रिलीजन के लिए, इवन दो क्रिश्चियंस के लिए भी वो बहुत ज़्यादा टॉलरेंट्स थे। ही वॉज बट रिमेन
टॉलरेंट ऑफ अदर रिलीजन इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी के लिए भी वो टॉलरेंट थे, जिस वजह से उनको जगत गुरु का एक वो टाइटल दिया गया था। और किस वजह से बिलीव इन सेकुलरिज्म में उनके बिलीव की वजह से उनको जगत गुरु का एक टाइटल दिया गया था, जिस वजह से इसका आंसर क्या होता है, इब्राहिम आदिल शाह। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, डेट दी है और इवेंट्स दिए हैं, हमें अरेंज करने हैं या हमें चेक करना है कि कौन से किसके साथ मैच करते हैं। ऑल्दो जो हमारे पास इवेंट्स हैं वो 5 है और जो डेट्स हैं वो 4 हैं, बट हमें इन्हीं में से अरेंज करके करना है। तो अगर हम इनके सबके टाइम पीरियड देखते हैं तो अगर बैटल ऑफ हल्दी घाटी देखते हैं, बैटल ऑफ हल्दी घाटी किसके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी कैवलरी और आर्चर्स के बीच में, जो किसको सपोर्ट कर रहे थे, राणा ऑफ मेवाड़ को सपोर्ट कर रहे थे और जो कि महाराणा प्रताप थे, और साथ ही साथ में किसको सपोर्ट कर रहे थे, मुगल एम्परर को सपोर्ट कर रहे थे, अकबर फोर्ट एंड, और साथ ही साथ में उनको सपोर्ट कौन कर रहा था, मुगल एम्परर की अकबर की फोर्स जो थी उनको सपोर्ट कर रही थी, किसके अंडर में, मानसिंह के अंडर में। और ये कि जो हुआ था, ये जो बैटल हुई थी, ये हुई थी आपकी 1576 में। जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी ये हुई थी आपकी 1576 में। वहीं अगर हम बात करते हैं नादिर शाह ने कब दिल्ली को कैप्चर किया था, तो जो नादिर शाह थे वो एक पर्शियन डायनेस्टी से, पर्शिया से बिलोंग करते थे, शाह ऑफ पर्शिया थे और फाउंडर ऑफ अफशारिद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया। वो फाउंडर थे किसके, अफशारिद डायनेस्टी ऑफ पर्शिया के, और उन्होंने दिल्ली को अटैक किया था 1739 में, और उसके बाद उन्होंने दिल्ली को एक तरह से कैप्चर कर लिया था, किसको, मुगल्स को हराकर बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हराकर उन्होंने दिल्ली को कैप्चर कर लिया था। तो कब किया था, 1739 में। ये हो गया आपका 1739। अगर हम बात करते हैं डेथ ऑफ शिवाजी की डेथ कब हुई थी, तो शिवाजी की डेथ हुई थी अराउंड 1680 के आसपास, और किस वजह से हुई थी, फीवर और डायसेंट्री की वजह से या उनकी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी, 1680 में। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो इशू किया गया था 1600 में, किसके द्वारा, एलिजाबेथ वन के द्वारा। द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज is granted a royal charter by Queen Elizabeth I in 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन के द्वारा इनको चार्टर इशू किया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं एसेशन ऑफ अकबर की, तो वो हुआ था, अकबर ने हुमायूं को सक्सीड किया था, कब किया था, 14 फरवरी 1556 में। तो इसका टाइम पीरियड देखते हैं 1556 में। कब वो किया था, जब नादिर शाह जो थे, सिकंदर शाह जो थे, वो दोबारा से रिक्लेम करना चाह रहे थे, किसको, मुगल थ्रोन को रिक्लेम करना चाह रहे थे। उस टाइम पे 14 ईयर के जो अकबर थे उनको थ्रोन पहनाया गया था, या उनको थ्रोन पहनाया गया था किसके द्वारा, बैरम खान के द्वारा। और कहा भी जाता है कि जो अकबर है वो बड़ी यंग एज से वॉर्स करने शुरू कर देते हैं या जीतने शुरू कर देते हैं, लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो 14 ईयर के थे जब उनको बैरम खान ने थ्रोन पहना दिया था या उनका राज्याभिषेक कर दिया था। तो ये किसको सक्सीड करते हैं, हुमायूं को, कब, 1556 में। अब अगर हम इनको मैच करते हैं तो क्वीन का चार्टर आया था इधर, तो 1556 में क्या हुआ था, एक्सेशन ऑफ अकबर, तो ए का हो जाएगा आपका 5th। वहीं अगर हम 1600 की बात करते हैं तो वह आया था आपका ग्रांट ऑफ चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो यहाँ आ जाएगा आपका बी। और अगर हम बात करते हैं 1686 की, आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, जो डेथ ऑफ शिवाजी है वो 1686 में हुई थी, यहाँ पे 80 की जगह 86 होना चाहिए। जो डेथ ऑफ शिवाजी है वो 1686 में हुई थी, तो सी जो है वो आपका 3rd में अरेंज हो जाएगा, तो ये आपका 3rd सी। वही अगर हम 1739 की बात करते हैं तो 1739 में आपके कौन हुए थे, नादिर शाह ने कैप्चर किया था किसको, दिल्ली को। तो अगर हम इसको अरेंज करते हैं तो ए में आपका आएगा 5th, और बी में आपका आएगा 4th, और सी में आपका आएगा 3rd, और डी में आपका आएगा 2nd। तो ऑप्शन नंबर बी 5432 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। और ये आपका PYQ था 1998 का, इसको करेक्ट कर लेना। डेथ ऑफ शिवाजी जो है वो
1686 में हुई है, 1680 में नहीं हुई थी, 1686 में हुई थी। किस वजह से? फीवर और डायसेंट्री की वजह से या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उनकी डेथ हुई थी। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, द मेंबर ऑफ शिवाजी आस्था प्रधाना हु लुक्ड आफ्टर फॉरेन अफेयर्स वॉज, जो शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था या शिवाजी का एक मेंबर्स थे, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर्स, मिनिस्टर्स थे, उनको कहा जाता था अस्था प्रधाना। जिसको आप उनमें से कौन से ऐसे मिनिस्टर थे, उनको क्या कहा जाता था जो फॉरेन अफेयर्स को होल्ड करते थे या फॉरेन अफेयर्स को देखते थे? और ये आपका PYQ है 1998 का। तो अगर हम बात करते हैं अस्था प्रधाना की, एक सिस्टम होता था मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन का, किसका? मराठा एम्पायर में, जिसमें 8 मिनिस्ट्रीज थे, 8 मिनिस्ट्रियल रोल्स थे। तो उनमें से कौन कौन से थे? फर्स्ट थे आपके पेशवा, जो एज अ प्राइम मिनिस्टर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर को देखते थे। साथ ही में अगर हम बात करते हैं अमित्या की या मजूमदार की, तो वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। सचिव की बात करें तो वो सेक्रेटरी हैं, सचिव की बात करते हैं तो वो सेक्रेटरी है। वहीं अगर हम वाकिया नवीस की बात करते हैं तो वो इंटरनल मिनिस्टर या मैनेजिंग इंटरनल अफेयर्स के नाम से भी जाने जाते थे। वहीं अगर हम सेनापति की बात करते हैं तो कमांडर इन चीफ या मैनेजिंग द फोर्सेस एंड डिफेंस ऑफ द एम्पायर। और अगर हम सुमंत की बात करते हैं तो सुमंत जो थे वो आपके फॉरेन अफेयर्स को जो है वो मैनेज किया करते थे, या फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन रिलेशनशिप्स को जो है वो मैनेज किया करते थे विद अदर सोवरेन। मतलब एक तरह से एक स्वतंत्र होके वो क्या करते थे? फॉरेन अफेयर्स को मैनेज किया करते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं न्यायाधीश की, तो वो चीफ जस्टिस को कहा जाता था, जो कि जस्टिस देते थे किस पे? सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर पे एक ही देते थे। कौन देते थे? ये न्यायाधीश, जिन्हें कहा जाता था यार ये चीफ जस्टिस। वहीं अगर हम बात करते हैं पंडित राव की, तो वो हाईएस्ट प्रीस्ट माने जाते थे, जो मैनेज करते थे इंटरनल रिलीजियस मैटर्स जो थे उनको क्या करते थे? मैनेज करते थे। क्या कौन कौन हुए? पेशवा हो गए आपके प्राइम मिनिस्टर, अमित्या हो गए आपके, अमित्या या मजूमदार हो गए आपके फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव हो गए आपके सेक्रेटरी, वाकिया नवीज हो गए आपके इंटरनल मिनिस्टर, सेनापति हो गए आपके कमांडर इन चीफ, सुमंत हो गए आपके फॉरेन मिनिस्टर, न्यायाधीश हो गए आपके चीफ जस्टिस, और पंडित राव आपके हो गए हाईएस्ट प्रीस्ट। जिस वजह से आपका जो ऑप्शन है सुमंत, हमें फॉरेन अफेयर्स का बताना था, फॉरेन अफेयर्स कौन मैनेज करते थे? सुमंत मैनेज करते थे, जिस वजह से ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, नेस्टालिक वॉज, हमें बताना कि जो नेस्टालिक है ये क्या था उस टाइम पे। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो PYQ है 1996 का। तो जो नेस्टालिक के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो वो एक मेन कैलीग्राफिक हैंड के रूप में जाना जाता है, जो किसको लिखने के लिए? पर्शियो अरेबिक स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, किसमें? पर्शियन और उर्दू में जो वो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी उसके लिए वो यूज़ किया जाता था। और वो जनरली फाइंड किया गया था ईरान में इन 13th सेंचुरी में, और वाइडली यूज़ किया गया कहाँ पे? ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसको वाइडली यूज़ किया गया था, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। और वो इंडिया में तैमूराइड के द्वारा आया था, जिस वजह से जब वो आया था, नेस्टालिक्स जब इंडिया आए थे तो वो एक तरह से मोस्ट फेवरेट बन गए थे मुगल्स के। जब वो पर्शियन स्क्रिप्ट लिखा करते थे कोर्ट में जब वो पर्शियन स्क्रिप्ट लिखा करते थे उस टाइम पे मुगल्स की वो मोस्ट फेवरेट एक तरह से कैलीग्राफिक हैंड बन चुका था। जिस वजह से जब हम ऑप्शंस देखते हैं, और पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मेडिवल इंडिया, सेकंड है रागा कंपोज बाय तानसेन, थर्ड है असेस लिवाइड बाय द मुगल रूलर्स, और डी है अ मैनुअल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द यूलेमास। तो जिस वजह से आपकी जो फर्स्ट है अ पर्शियन स्क्रिप्ट यूज इन मेडिवल इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये मुगल्स के कोर्ट में पर्शियन लिखने के लिए इंडिया में यूज़ की जाती थी, वेयर एज ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये पहले से यूज़ की जाती थी, और इसको फाउंड भी ईरान में ही किया गया था। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस ज्यूरिस्ट ऑफ मेडिवल इंडिया। जब हम ज्यूरिस्ट की बात करते हैं तो हमें 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन से थे जो फेमस थे मेडिवल इंडिया में, और ये आपका PYQ है 1995 का। तो फर्स्ट है विजयनानेश्वरा, सेकंड है हिमाद्री, थर्ड राजा शेखरा, फोर्थ है जिमुतवाहना। जब हम राजा शेखरा की बात करते हैं, वो एक संस्कृत पोएट है, ड्रामिस्ट है, क्रिटिक है, और वो कोर्ट पोएट के नाम से भी जाने जाते थे। किसके? गुजारा प्रतिहारा के टाइम पे वो एक तरह से कोर्ट पोएट भी हुआ करते थे। पर अगर हम विजयनानेश्वरा की बात करते हैं तो वो एक प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट थे कब? 12th सेंचुरी में,
और अगर हम जिमुत-वाहनास की बात करते हैं तो वो एक इंडियन संस्कृत स्कॉलर भी थे, राइटर भी थे। राइटर किसके? लीगल और रिलीजियस अफेयर्स के या ट्रीटीज़ के? लीगल और रिलीजियस ट्रीटीज़ के कब लिखते थे? अर्ली मेडिवल टाइम में लिखा करते थे। वहीं अगर हिमाद्री की बात करते हैं तो वो एक फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं 14th सेंचुरी के। अगर हम ऑप्शंस में से देखते हैं तो ऑप्शन में से विजयननेश्वरा फर्स्ट और हिमाद्री और जिमुत्स्वाहाना जो तीनों ही हैं वो एक तरह से फेमस ज्यूरिस्ट रहे हैं अपने अपने टाइम के। अगर हम बात करते हैं विजयननेश्वरा की तो वो 12th सेंचुरी में एक फेमस ज्यूरिस्ट के नाम रूप में सामने आए हैं। वहीं अगर हम हिमाद्री की बात करते हैं तो वो 14th सेंचुरी में एक फेमस ज्यूरिस्ट से फेमस हुए, फेमस ज्यूरिस्ट के नाम से फेमस हुए। और अगर हम बात करते हैं जिमुत्वाहाना की तो वो अपने टाइम में संस्कृत स्कॉलर और लीगल राइटर माने जाते थे। किसके? ट्रीटीज़ के लीगल राइटर माने जाते थे मेडिवल मुगल पीरियड में, मुगल नहीं, मेडिवल पीरियड में। जिस वजह से आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आज के लिए इतना ही। बाकी हम इस सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। और आज हमने ख़त्म किए हैं मेडिवल के मिसलेनियस पीवाईक्यूज़। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं मॉडर्न के कुछ पीवाईक्यूज़। सो इसी तरह जुड़े रहें और इन्हीं वीडियोज़ को देखते रहें। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। वेल दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।